नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है परितंत्र। हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी एक तालाब के परितंत्र की और उसमें कौन कौन से आपके जैविक अजैविक घटक होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं खाद्य श्रृंखला की, ऊर्जा स्थानांतरण की और खाद्य जाल की। खाद्य जाल क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं और ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले परितंत्र का कार्य क्या है। देखिए, परितंत्र का कार्य है परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह करना। खाद्य श्रृंखलाएं और ऊर्जा प्रवाह किसी पारतंत्र की कार्यात्मक विशेषताएं हैं जो इन्हें गतिशील बनाती है। किसी परितंत्र की जैविक तथा अजैविक घटक इनके द्वारा क्या रहते हैं, संयोजित रहते हैं। अब अगर अपन बात करें खाद्य श्रृंखलाओं की, तो खाद्य श्रृंखला होती क्या है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करते हैं। इसको अपन कहते हैं फूड चेन। क्या कहा जाता है, फूड चेन कहा जाता है। देखिए, खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। आपके मान लीजिए हरे पेड़ पौधे हैं। हरे पौधों ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की। हरे पौधों ने क्या किया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की और ये जो प्रकाश ऊर्जा है उसको किस में बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर लिया। ठीक है, अब इन हरे पेड़ पौधों को मान लीजिए किसने खाया, टिड्डे ने खाया। किसने खाया, टिड्डे ने। तो यहाँ पर इन हरे पेड़ पौधों से ऊर्जा किसने प्राप्त की, टिड्डे ने। अब इस टिड्डे को किसने खाया, इस टिड्डे को मान लीजिए खा लिया मेंढक ने और मेंढक को खा लिया सांप ने और सांप को खा लिया किसने, बाज ने। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी एक श्रृंखला बनती जा रही है कि एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, तीसरे को चौथे ने खाया। अब यहाँ पर हरे पेड़ पौधे से ऊर्जा किस में गई, टिड्डे में गई। टिड्डे से ऊर्जा किस में गई, मेंढक में गई। मेंढक से ऊर्जा किस में गई, सांप में, और सांप से ऊर्जा गई बाज में। बात करते हैं कि क्या पूरी की पूरी ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है या कुछ ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। सबसे पहले देखिए, ये जो आपके हरे पौधे हैं, हर एक चरण पे जो जीव होते हैं वो आपके पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हरे पौधक है ये आपके क्या है, उत्पादक है, जो कि क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा है उसको रूपांतरित कर रहे हैं। ये जो टिड्डे हैं वो आपके क्या है, इन हरे पौधों को खा रहे हैं, तो इसीलिए ये आपके हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो गए, आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। ठीक है, यहाँ पर फिर इस टिड्डे को किसने खाया, मेंढक ने। तो ये जो मेंढक है वो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका द्वितीयक उपभोक्ता। क्लियर, ये हुआ आपका द्वितीयक उपभोक्ता। अब इस मेंढक को किसने खाया, यहाँ पर सांप ने खाया, तो सांप जो है वो आपका क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर जिसको अपन कहते हैं। तो ये है आपका तृतीयक उपभोक्ता और इस सांप को खाया इस बाज ने, तो यहाँ पर ये हो गया आपका चतुर्थ उपभोक्ता। क्लियर। अब चलिए, अब बात करते हैं कि ये तो हो गई कि कौन आपके उपभोक्ता हैं, कौन आपके यहाँ पर उत्पादक है। ये हर एक चरण पे जो जीव है वो किसका निर्माण करते हैं, पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हरे पौधों ने किसका निर्माण किया, प्रथम पोषी स्तर का, जिनको अपन इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो ये आपका क्या हो गया, प्रथम पोषी स्तर हो गया। अगर अपन बात करें यहाँ पर टिड्डे की, तो ये आपके क्या हो गया, द्वितीय पोषी स्तर है ना, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल हो गया, द्वितीय पोषी स्तर। अगर अपन इसकी बात करें मेंढक की, तो ये आपका है तृतीय पोषी स्तर, ये आपका चतुर्थ पोषी स्तर और ये आपका पांचवा पोषी स्तर हो गया। एक फूड चेन में जो है 3, 4 या 5 ही पोषी स्तर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। ऐसा क्यों, एक खाद्य श्रृंखला के अंदर केवल इतने ही स्तर क्यों हैं?
क्योंकि जो ये ऊर्जा स्थानांतरित होती है वो पूरी ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होती है। आपके एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। बाकी की ऊर्जा जो है वो आपके पर्यावरण में रिलीज कर दी जाती है, उसका ह्रास हो जाता है। तो केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसे अपन कहते हैं पारिस्थितिकी का 10% नियम, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम, जिसको अपन एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे अभी आगे। ये वाली बात आई समझ में पहले। कौन आपके उत्पादक और उपभोक्ता हुए, पोषी स्तरों का निर्माण कैसे हुआ और खाद्य श्रृंखला कैसे बनी। ठीक है, चलिए देखिए। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्रम है जिसके द्वारा परितंत्र में हरित पादपों से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्लियर, जिसको अपन कहते हैं खाद्य श्रृंखला। हरे पादपों द्वारा निर्मित खाद्यों से प्राप्त ऊर्जा को विभिन्न जीवों के क्रमवार अन्य जीवों को खाने और स्वतः भी खाए जाने को अपन क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर, घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को मेंढक ने, मेंढक को सांप ने और सांप को खाया किसने, बाज ने। तो ये क्या हो गई, आपके एक क्रम हो गया जीवों को खाने का। तो ये है आपके खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक सोपान जो है वो पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल का कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हरे पौधे प्रथम पोषी स्तर, टिड्डे द्वितीय पोषी स्तर, मेंढक तृतीय पोषी स्तर। उपरोक्त उदाहरण में घास प्रथम तथा बाज पंचम पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं इस एक उदाहरण की। देखिए यहाँ पर P से मतलब क्या है, प्रोड्यूसर। P का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ठीक है, इन जो आपके प्रोड्यूसर है, उत्पादक, उनको खाया किसी चूहे ने। यहाँ पर ये चूहा बना हुआ है। अब ये चूहा क्या है, आपका हर्बीवोर यानी कि शाकाहारी है ना। चूहा यहाँ पर क्या हो गया, शाकाहारी, H फॉर हर्बीवोर। क्लियर, तो ये आपका क्या हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, इस चूहे को खाया सांप ने, तो सांप जो है वो आपका क्या है, C1 यानी कि कार्निवोर। इसको अपन कह देंगे क्या, मांसाहारी। सी से कार्निवोर, मांसाहारी, तो ये अपना क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। क्लियर। अब इस सांप को यहाँ पर इस बाज ने खाया, तो यहाँ पर ये भी आपका क्या है, मांसाहारी है, दूसरे नंबर वाला, तो ये भी आपका क्या है, मांसाहारी, और ये क्या हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर। तो ये तो आपके हो गए क्या, एक चेन अपन ने देख ली। दूसरी चेन में देखिए, ये आपके प्रोड्यूसर उत्पादक, जिनको खाया आपके शाकाहारियों ने, शाकाहारी को खाया आपके जो निम्नतर मांसाहारी है उन्होंने, फिर आपके उच्चतर मांसाहारी ने। सेम ऐसे इसमें हुआ है। तो आपके ये किसका निर्माण कर रहे हैं, एक श्रृंखला को ही तो बता रहे हैं। और ये क्या है, प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय पोषी स्तर, ये तृतीय पोषी स्तर, ये चतुर्थ पोषी स्तर। क्लियर, बात आई समझ में यहाँ तक कि आपके कैसे जो है खाद्य श्रृंखला बनती है। चलिए, ऊर्जा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा तंत्र में से ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है और अगले पोषण के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती है। पूर्ण ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी अगले पोषी स्तर पर। केवल मैंने आपको कितनी बताई है, केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एग्जाम्पल की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो मान लीजिए कि जो हरे पौधे हैं उनके पास जो ऊर्जा है वो मान लीजिए 10,000 जूल है। ठीक है, हरे पौधों को किसने खाया, टिड्डे ने खाया। टिड्डे ने, अब टिड्डे से किसने खाया, टिड्डे को मेंढक ने खाया, और मेंढक को मान लीजिए यहाँ पर खा लिया इस सांप ने। कितनी ऊर्जा इनको मिलेगी, तो देखो मैंने क्या कहा कि पूरी ऊर्जा अगले पोषी स्तर पर नहीं जाती है। केवल कितनी पोषी स्तर पर, अगले पोषी स्तर पर ऊर्जा जाएगी, सिर्फ 10%, है ना। तो देखो इससे इसमें केवल कितनी जाएगी, 10%, बाकी ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। क्लियर। तो इस 10,000 जूल का अपन क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। निकालो भाई, कितना आया, 2 0 हटा दो, कितना बचा, 1000 जूल बचा। तो इस टिड्डे के पास जो ऊर्जा आई वो कितनी आई, 1000 जूल आई। क्लियर।
अब जो मेंढक को मिलेगी ना 10%, वो इसकी मिलेगी ना कि इसकी। तो देखो अब इस 1000 जूल से मेंढक में कितनी गई, सिर्फ 10%, तो कितना आएगा, 100 जूल आ जाएगा। ठीक है, 10,000 से 1000, 1000 से 100 जूल इसमें आएगा। अब 100 जूल का भी 10% किसको मिलेगा, सांप को मिलेगा। तो इसके पास कितनी रह गई, सिर्फ 10 जूल एनर्जी ही रह गई। तो जब आपके खाद्य श्रृंखला में हम पोषी स्तर बनाते हैं तो हम क्यों 3 या 4 पोषी स्तर ही लेते हैं, क्योंकि लगातार ऊर्जा का ह्रास होता है और अंत में ऊर्जा कम रहती है। इसीलिए हम केवल कितने 3-4 पोषी स्तरों का निर्माण ही करते हैं एक खाद्य श्रृंखला के अंदर। क्लियर। ये जो ऊर्जा का 10% नियम है वो आपके एक वैज्ञानिक ने दिया जिनका नाम था क्या, लिंडेमान। इन्होंने ये ऊर्जा का 10% नियम दिया। ठीक है, तो अब इस लाइन को समझो कि श्रृंखला में सोपानों की संख्या 4 से 5 तक सीमित हो जाती है। क्यों? खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित पोषण स्तरों की पहचान की जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण है उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। क्लियर। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्वपोषी की, ऑटोट्रॉफ्स की, जो कि आपके क्या है, उत्पादक है। ये परितंत्र के अन्य सभी जीवों के लिए भोजन का उत्पादन करने वाले हैं, जिसमें आपके हरे पेड़ पौधे आते हैं। इनमें अधिकतर हरे पादप आते हैं और अकार्बनिक पदार्थ को सौर ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इन स्वपोषी का क्या काम हो गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जिस दर से विकिरण ऊर्जा संचित होती है उसको अपन कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। अब देखिए यहां पर अपन को 2 चीजें देखनी है। एक है अपना जीपीपी, जिसको अपन क्या कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, उत्पाद या फिर उत्पादकता, तो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उत्पादकता। ठीक है, चलिए जीपीपी का मतलब क्या है, जब आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भी पदार्थ बना है वहां पर जो भी प्रोडक्टिविटी हुई है, उत्पादकता हुई है आपके, उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो पूर्ण है, पूरी कंप्लीट जो बनी है उसको अपन कहते हैं जीपीपी। अब क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद आपके जो पेड़ पौधे हैं वो भी तो कुछ श्वसन वसन करेंगे, उनके भी तो कुछ काम है। तो वो इस जीपीपी में से क्या करते हैं, कुछ जो ऊर्जा है, कुछ जो उत्पादकता है उसको काम में ले लेते हैं, जिसको अपन कहते हैं, आर से व्यक्त करते हैं, रेस्पिरेशन, इनकी श्वसन। तो इसको काम में लेने के बाद जो बची है, क्योंकि अपन ने जीपीपी में से माइनस कर दी उसको, तो अब जो बची है उसको अपन कहते हैं एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहा जाता है इसको, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। क्लियर। देखिए यहां पर जिस दर से विकिरण ऊर्जा संचित होती है उसे अपन सकल प्राथमिक उत्पादकता, यानी कि उत्पादन, अगर उत्पादन लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट और उत्पादकता लिखा हुआ है तो प्रोडक्टिविटी। क्लियर। कहा जाता है इसे कुल प्रकाश संश्लेषण अथवा कुल स्वांगीकरण भी कहा जाता है। अब पेड़ पौधों के द्वारा कुछ उपभोग में ले ली गई है, तो देखो सकल प्राथमिक उत्पादकता का एक भाग पौधों के द्वारा अपने उपापचय के लिए उपयोग कर लिया जाता है। शेष भाग पौधों के द्वारा नेट प्राथमिक उत्पादन यानी कि एनपीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है, जो कि उपभोक्ताओं के लिए क्या है, उपलब्ध है। तो यहाँ पर जीपीपी क्या है, जो पेड़ पौधों ने टोटल बनाया है वो उत्पादकता है, वो टोटल आपकी जीपीपी। अब कुछ उन्होंने काम में ले ली तो जीपीपी माइनस R इज इक्वल टू एनपीपी। तो हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस R। ठीक है।
और अगर अपन बात करें जीपीपी की, तो जीपीपी को अपन इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, एनपीपी प्लस आर, है ना। चलिए देखिए, बात करते हैं शाकाहारी हर्बीवोर्स, जो कि आपके पेड़ पौधे खाते हैं। ऐसे जंतु जो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, पक्षी, कृंतक व जुगाली करने वाले जंतु, जैसे कि गाय भैंस हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं मांसाहारियों की, कार्निवोर्स। तो ऐसे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं वो आपके द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। वे मांसाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं वो आपके तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि कुत्ता बिल्ली। सर्वाहारी जो आपके जंतुओं को भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, ओमनिवोर्स कहलाते हैं। उदाहरण सुअर है, भालू है और मनुष्य है। अब घटक आपके क्या है, यह प्रत्येक पोषण स्तर पे जीवों के मृत अवशेषों का भक्षण करते हैं तथा पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं, जैसे कि उदाहरण आपके क्या है, जीवाणु है और कवक है। क्लियर। आगे देखिए, खाद्य श्रृंखलाओं की अगर अपन बात करें तो दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं यहां पर अपन ने ली है। कौन कौन सी, देखिए खाद्य श्रृंखलाओं की अगर अपन बात करते हैं तो दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं की बात की है। पहली है आपकी चारागाह खाद्य श्रृंखला, जिसको अपन ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। देखिए चारागाह वाली खाद्य श्रृंखला, देखिए चारागाह खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन, ये जो खाद्य श्रृंखला है वो आपके पादपों से प्राप्त होती है। कौन से, पादपों से प्राप्त होती है और जीवों से होती हुई आपके यानी कि छोटे जीवों से होती हुई बड़े जीवों तक जाती है, उपभोक्ताओं तक जाती है। जैसे अगर अपन बात करें किसकी, यहाँ पर हरे पेड़ पौधे, उनको टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, वो आपकी चारागाह खाद्य श्रृंखला। दूसरी देखिए, दूसरी जो खाद्य श्रृंखला है वो आपकी क्या है, अपरद खाद्य श्रृंखला। कौन सी, अपरद खाद्य श्रृंखला। ये जो अपरद खाद्य श्रृंखला है वो आपके कहां से स्टार्ट होती है, मृत कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होती है। कहां से, मृत कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए देखिए, चारागाह वाली खाद्य श्रृंखलाएं, यह श्रृंखलाएं उन हरे पौधों से आरंभ होती है जो शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के लिए खाद्य उत्पन्न करते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, चारागाह खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखलाएं मृत कार्बनिक पदार्थ तथा उन मृतजीवी जीवों से आरंभ होती है जो प्रोटोजोन तथा मांसाहारी जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं। तो दो प्रकार की अपनी ये खाद्य श्रृंखला हो गई, एक तो चारागाह और आपकी दूसरी अपरद। परितंत्र में दोनों श्रृंखलाएं परस्पर संयोजित हो जाती हैं और वाई आकार के खाद्य श्रृंखला बनाती है। ये खाद्य श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती है, उत्पादकों से शाकाहारी से मांसाहारी गई, उत्पादकों से अपरदहारी और मांसाहारी तक गई। तो ये क्या है, आपकी दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं किसकी, खाद्य जाल की, जिसको अपन क्या कहते हैं, फूड वेब कहा जाता है। खाद्य जाल का मतलब क्या है, ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं क्या केवल यही है कि पेड़ पौधे सिर्फ और सिर्फ टिड्डे ही खाते, कोई और नहीं खाता, कि टिड्डों को सिर्फ मेंढक ही खाते, कोई और नहीं खाता, कोई और जीव भी खा सकता है। तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलके आपके एक जटिल संरचना का निर्माण करती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, फूड वेब यानी कि खाद्य जाल कहते हैं। सारी श्रृंखलाएं आपस में संयोजित होकर खाद्य जाल बना लेती हैं। परितंत्र में पोषण स्तर रैखिक नहीं होता, वरन एक दूसरे से संयोजित होते हैं, खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार खाद्य जाल किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक क्या है, नेटवर्क है, यानी कि एक जटिल संरचना है। एक जंतु विभिन्न श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी है कि कोई जो है केवल पेड़ पौधे ही खा रहा है, वो कुछ और भी खा सकता है। हम पेड़ पौधे भी खा सकते हैं, हम जो है दूसरे जीवों को भी खा सकते हैं। खाद्य जाल किसी परितंत्र ऊर्जा प्रवाह का सबसे यथार्थ क्या है, मॉडल है।
और देखिए, जितना जटिल आपका एक खाद्य जाल होगा, परितंत्र उतना ही स्थायी होगा। जितना जटिल खाद्य जाल है उतना ही परितंत्र जो है आपका क्या रहेगा, स्थायी। क्यों? मान लीजिए कि कोई एक पोषक तत्व, जो आपके जो पोषण स्तर है, ट्रॉफिक लेवल, उसके जो जीव है वो केवल एक ही प्रकार के जीवों को खा रहे हैं, तो क्या होगा? मान लो वो एक प्रकार के जीव खत्म हो गए तो उन जो पोषण स्तर के जीव है उसका क्या होगा? मर जाएगा वो तो यहाँ पर ये जो है परितंत्र को अस्थायी करेगा। अब परितंत्र को स्थायी करने के लिए क्या आवश्यक है कि अगर एक ही एक जीव को ना खा के वो बहुत सारे जीवों को खा रहा है तो उनकी भी कमी नहीं होगी, तो और वो बहुत सारी श्रृंखलाओं से भी जुड़ जाएगा और खाद्य जाल बना लेगा और परितंत्र क्या रहेगा? स्थायी। जैसे कि यहाँ पर इन पेड़ पौधों को देखिए कितने सारे जानवरों ने खा रखा है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल पेड़ पौधों को सिर्फ एक प्रकार के जानवर खाते हैं, बहुत सारे प्रकार के जो जीव हैं वो इन खाद्य श्रृंखलाओं में एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको अपन खाद्य जाल कहते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की अगर अपन अब बात करें, देखिए अब परितंत्र के अंदर किसकी बात करते हैं? ऊर्जा के प्रवाह की। तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल। क्यों? देखो, पेड़ पौधों से अगर ऊर्जा किसी प्राथमिक उपभोक्ता में चली गई तो चली गई, अब ये ऊर्जा वापस नहीं आएगी। ये तो इसने खा लिया, अब ये ऊर्जा इसको मिल गई तो वापस नहीं आएगी। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होगा? एक दिशीय होगा। जैसे अगर अपन बात करें कि ये मान लीजिए प्रथम पोषी स्तर जिसपे उत्पादक है, ये द्वितीय पोषी स्तर जिसपे प्राथमिक उपभोक्ता, और ये तृतीय पोषी स्तर, और इस तरीके से इन्होंने एक ये पिरामिड बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से ऊर्जा का प्रवाह जो है वो आपके क्या होगा? एक दिशीय होगा, और ऊर्जा हर पोषी स्तर पर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पर परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो सदैव कैसा होता है? रेखीय, यानी कि एक दिशीय। क्रमवर्ती पोषण स्तरों में ऊर्जा प्रवाह की मात्रा में ह्रास होता है। मैंने क्या कहा? केवल 10% एनर्जी जाती है। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल के प्रत्येक सोपान में जीवों द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा इसके स्वयं के उपापचय और अनुरक्षण में भी प्रयुक्त होती है। शेष ऊर्जा अगले पोषण स्तर को क्या होती है? हस्तांतरित होती है। तो केवल कितनी ऊर्जा जाती है? केवल 10% ऊर्जा जाती है। देखिए यहाँ पर इसकी बात करते हैं अपन। तो ये जो है आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयंपोषी ऑटोट्रॉफ्स ये क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं। इनसे ऊर्जा शाकाहारी में गई, शाकाहारी से आपके यहाँ पर प्राथमिक मांसाहारी, द्वितीय मांसाहारी और अपघटकों में गई। ऊर्जा जो है वो लगातार क्या होती है? आपके कम। देखिए यहाँ पर 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, यहाँ पर 1,000 है, इस पे 100 है और इस पे 10। क्यों? क्योंकि केवल 10% ऊर्जा ही आपके जा रही है, बाकी की जो है वो काम में ले ली जा रही है और उसका ह्रास हो जा रहा है। क्लियर? ये बात आई समझ में? कैसे आपके खाद्य श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, कितना होता है और क्यों जो है ऊर्जा का ह्रास होता है। क्लियर हुई बात? खाद्य जाल समझ में आया? बहुत सारी श्रृंखलाएं मिलकर एक जटिल संरचना बनाएगी, वो आपके है खाद्य जाल। तो आज की इस क्लास में हमने बात की है खाद्य श्रृंखलाओं की। 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखला, चारागाह और दूसरी आपकी अपृत खाद्य श्रृंखला। इसके बाद हमने पोषी स्तरों की बात की है। हर एक सोपान पे जो जीव है वो आपके एक पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। ऊर्जा के प्रवाह की बात की है जो कि एक दिशीय होता है और केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर पर जाती है। चौथी हमने बात की है खाद्य जाल की। बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जटिल संरचना बनाती है जिसे अपन खाद्य जाल कहते हैं, जिसमें एक जीव बहुत सारी श्रृंखलाओं का भाग होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। अगर आपको क्लास पसंद आई है फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।